Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Kai. आज की सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर्स डिविल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और एटम्स एंड न्यूक्लियाई से। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर वी पीपल इज डिफाइन वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। I must recall you, एक फिनोमेना, एक इफेक्ट की हम बात कर चुके हैं या आपने क्लास में इसको पढ़ा होगा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या बोला था? द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the metal surface when the light of suitable energy, suitable frequency or suitable wavelength is incident on it. अब यहां पे आइए, हमारी जो बेटा पहली टर्म यहां पे है, that's my dear, we will say the work function. Simply इसको बेटा डिफाइन करना है, या तो शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर आपको पूछा जा सकता है। वर्क फंक्शन की जब हम बात करते हैं, दो तरीके हैं डिफाइन करने के बेटा। एक तरीका, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एक तरीका। इससे बेटर तरीका यह होगा बेटा कि हम बताएंगे फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन should be greater than certain minimum amount. वो जो minimum amount है, that minimum amount is actually called work function. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी मेटल सरफेस पे एक लाइट या लाइट रेडिएशन को इंसिडेंट करते हो such that उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड नहीं होंगे। कंक्लूजन, फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन सर्टेन मिनिमम अमाउंट, दैट मिनिमम अमाउंट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, जिसको हम बेटा 5 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंक्लूजन ये बनेगा बेटा, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन, वी विल से द वर्क फंक्शन। नंबर 1। नंबर 2, अगली टर्म अपने पास है बेटा, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं बेटा, व्हाट इज दैट, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? बिल्कुल सेम अप्रोच जैसे हमने वर्क फंक्शन को बोला था बेटा, लेकिन वहां पे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात चलेगी, यहां पे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? For the photoelectric effect to take place, the frequency of the incident radiation should be greater than certain minimum frequency, and that certain minimum frequency is, my dear, called what? Threshold frequency. I am repeating बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करने के लिए बेटा, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो इंसिडेंट लाइट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, दैट शुड बी ग्रेटर देन सर्टेन मिनिमम अमाउंट, दैट मिनिमम अमाउंट इज, माय डियर, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो आई विल राइट डाउन फॉर द PEE, that is photoelectric effect to take place, the frequency of the incident radiation should be greater than the threshold frequency. उसके बाद बेटा अगली चीज, what is that? Threshold wavelength. Threshold wavelength. अब आपके जहन में यहां पे और एक चीज होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन है बेटा, दैट्स माय डियर, वी कैन से द इनवर्स। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हमने क्या बोला? फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट to take place, the frequency of the incident radiation should be greater than certain minimum frequency called threshold frequency. तो यहां पे definitely बेटा it should be less than certain wavelength. तो definition कुछ ये आएगी बेटा, for the photoelectric effect to take place, the wavelength of the incident radiation should be less than certain wavelength. That wavelength is actually called what? Threshold wavelength. So I can say for the photoelectric effect to take place, the wavelength of the incident radiation should be less than the
थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ कम होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में रिलेशन जो है वो बेटा डायरेक्ट है। सो दिस वाज अबाउट दीज थ्री टर्म्स। टू मेक इट मोर क्लियर, मान लीजिए बेटा एक एग्जांपल यहां पे लेना चाहूंगा। कोई मेटल है अपने पास और उसकी वर्क फंक्शन जो है वो फॉर एग्जांपल है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहले केस में अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आपने ली बेटा, या जो रेडिएशन आप इस पे इंसिडेंट कर रहे हो उसकी एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख सकते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द वर्क फंक्शन, सो आई कैन से सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह बेटा मान लीजिए इन सम सिचुएशन वी आर हैविंग सम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस हमारे पास कोई है और मैं बता रहा हूं, सपोज आप इस पे बेटा ब्लू लाइट को इंसिडेंट करते हो। ब्लू लाइट उसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी, अपनी कुछ वेवलेंथ। क्वेश्चन, अगर हम यूज करेंगे बेटा वॉयलेट लाइट, इफ वी विल यूज द वॉयलेट लाइट, मान लीजिए बेटा ब्लू लाइट की वजह से आई राइट डाउन द यस, आई राइट डाउन ओके टू व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मान लीजिए ब्लू लाइट को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ। अब क्वेश्चन ये है, इफ वी विल यूज द वॉयलेट लाइट कैन वी एक्सपेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉयलेट लाइट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लू, तो ये बिल्कुल बेटा इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करेगा। लेकिन अब अगर बेटा मैं यहां पे यूज करूंगा फॉर एग्जांपल रेड लाइट, अगर रेड लाइट को यहां पे हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ब्लू लाइट, तो सिंपली अगर यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैन वी एक्सपेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैं बोलूंगा बेटा जरूरी नहीं है, क्योंकि व्हेन यू विल यूज द रेड लाइट इंस्टेड ऑफ द ब्लू लाइट, यू आर यूजिंग द लाइट, यू आर यूजिंग द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर, आप फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, इट इज न्यू ऑफ रेड, इट इज इनफैक्ट मिनिमम अमंग द 7 कलर्स इज लेस देन द न्यू ऑफ द ब्लू। सो जो चांसेस होंगे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वो कम हो जाएंगे बेटा। नाउ इट डिपेंड्स एग्जैक्टली ऑन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बट बेस्ड ऑन द कंपैरिजन विद ब्लू लाइट अब चांसेस जो होंगे वो बेटा कम होंगे। Likewise, if you will make the comparison of the wavelength, मान लीजिए same example, if the blue light is able to eject the electrons, क्या violet light eject करेगी? The answer is absolutely yes, क्योंकि violet की wavelength blue से कम है और कम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ज्यादा मींस एनर्जी ज्यादा, तो ये भी बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेवर में होगा। और जब आप रेड लाइट यूज करते हैं मींस यू आर यूजिंग द लाइट ऑफ ग्रेटर वेवलेंथ का ज्यादा होना वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के फेवर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइए बेटा इधर, मैं प्रेफर करूंगा बेटा जो मैंने यहां पे लिखा है, जो आपको बाद में बोर्ड एग्जाम में मेंशन करना है, उसको मैं पहले यहां पे बेटा बिल्कुल इनविजिबल बनाऊं ताकि पहली उस पे नजर ना रहे आपकी। हैव अ लुक। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके बेटा काफी है, यहां पे आइए। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट और हम प्रेफर करते हैं बेटा यूवी लाइट। रीजन, यूवी लाइट इज हैविंग द टेंडेंसी of ejecting electrons from any metal surface, while as the visible light can eject the electrons from the alkali metals only. अब यहां पे देखो, we are having the voltage or the potential difference source, जो कि एक variable source है बेटा। अब यहां पे आओ, की को क्लोज करेंगे
इनिशियली हम बेटा इसको पॉजिटिव बनाएंगे. इनिशियली दिस एनोड A इज मेड पॉजिटिव. तो क्या होगा? लाइट ऑफ suitable energy. When I'm saying the suitable, greater than work function, suitable frequency, greater than threshold frequency, suitable wavelength, less than threshold wavelength, उसको बेटा हम इंसिडेंट करेंगे. ये यहां पे हमारे पास बेटा एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, एक मेटल सरफेस है जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने की, एंड इट इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द लाइट. दैट्स व्हाई द टर्म फोटो सेंसिटिव. तो जब आप बेटा यहां पे लाइट इस पे इंसिडेंट करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा. द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी वजह से जो करंट होगी दैट इज माय डियर व्हाट वी कॉल्ड एज फोटो करंट. सो इनिशियली दिस A इज मेड पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से यहां जाएंगे बेटा, तो हमें करंट का कुछ वैल्यू मिलेगा व्हाट वी कॉल एज फोटो करंट. अगर हम बेटा इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा और करंट एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. उसके बाद हम बेटा इस एनोड को यहां पे, इस एनोड को बेटा हम नेगेटिव बनाएंगे. अब क्या होगा बेटा? अब इलेक्ट्रॉन्स का यहां चलना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके जहन में है, जिसपे हम आगे जाके रोशनी भी डालेंगे, कि जब आप मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करते हो, उसका एक पार्ट यूटिलाइज होता है इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द वर्क फंक्शन पार्ट, एंड रिमेनिंग पार्ट वो अपीयर होता है एज द काइनेटिक एनर्जी अंडर आइडियल केस, अगर हम हीट लॉसेस को इग्नोर करेंगे बेटा. सो जब यहां पे आपने इसको नेगेटिव बनाया, अब सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स आगे जा सकते हैं जिनकी अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होगी. लेकिन अगर हम बेटा इसको और नेगेटिव बनाना चाहेंगे बेटा, या और नेगेटिव बना रहे हैं, अब बेटा इवन इफ यू आर हैविंग द हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, उनका भी आगे जाना मुश्किल होगा, और एक ऐसा वैल्यू हमें नेगेटिव पोटेंशियल का मिलेगा जहां पे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो भी आगे नहीं जा पाएगा बेटा. करंट जो है वो जीरो बनेगी. द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल at which the current becomes zero, तो हमारे पास यहां पे और एक टर्म आई बेटा, that is called stopping potential. At stopping potential, the electron with the maximum kinetic energy, उसको भी stop किया जाएगा. So we can say, अगर आपको stopping potential एक 1 mark question पूछा जाता है, it is simply the magnitude of the potential at which photocurrent becomes zero, at which the high energetic electron also stops, that is called, my dear, what? Stopping potential. अब यहां पे आओ, have a look. बिल्कुल जो मैंने बोला उसी को यहां पे हमने थोड़ा पॉइंट्स में लिखा है, डिसेंटली लिखा है, जो आपको हेल्प करेगा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ये बेटा आपके पास है, हैव अ लुक. लाइट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो इमिसिव प्लेट C, जो कि ये आपके पास बेटा प्लेट है. ओके, कीपिंग A पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू C, A को इनिशियली हम पॉजिटिव बनाएंगे. If positive potential of A is gradually increased, it is found that first photocurrent increases, then becomes the maximum, called what? Saturation current. Now we apply negative potential to A. Now the A is made what? Negative with respect to C, and on increasing it gradually, then current decreases and becomes zero at a certain negative potential. Magnitude of the minimum negative potential at which IP, that's the photocurrent, becomes zero is called what? Stopping potential. यह आपके पास बेटा है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके ठीक ठाक चांसेस है. आई कैन से इट इज अमंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट वन प्लीज. सम फैक्ट्स अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. आओ बेटा इधर. नंबर 1, जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं मेटल सरफेस पे, दो प्रोसेसेस होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड माय डियर, व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट जो हम लेने जा रहे हैं? देयर इज नो टाइम गैप, देयर इज नो लैग बिटवीन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन.
तो ये हमारा पहला पॉइंट है बेटा। दूसरा, if for incident radiation h nu is greater than 5, then each photon can at most eject to 1 electron only. Actually the relation is 1-1. एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है प्रोवाइडेड इट्स एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अब अगर आप हाई एनर्जेटिक फोटोन भी इंसिडेंट करते हो मेटल सरफेस पे, तब भी वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा एंड रिमेनिंग एनर्जी विल अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह अब अगर आपके पास है बेटा लेस एनर्जेटिक फोटॉन्स, व्हेन आई एम सेइंग द लेस एनर्जेटिक आई मीन लेस देन द वर्क फंक्शन। ऐसा नहीं है कि 2-3 फोटॉन्स मिलके व्हेन दे आर लेस एनर्जेटिक और एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, नो नो नो, रिलेशन इज 1-1। तो पॉइंट कुछ यूं बनेगा, इफ फॉर इंसिडेंट रेडिएशन h nu इज ग्रेटर देन 5, देन ईच फोटोन कैन एट मोस्ट eject 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, और आप यहां पे एडिशन कर सकते हैं, द रिमेनिंग एनर्जी अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह 2 or more less energetic photons, when I'm saying the less energetic I mean the energy is less than the work function, can never combine to eject an electron from the metal surface. नेक्स्ट बेटा, दीज आर सर्टन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके पहले पॉइंट्स होने चाहिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नंबर 1, फोटो करंट को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं? द आंसर इज बाय वेरिंग द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की जब हम बात करते हैं दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जब आप फोटॉन्स का नंबर जो है उनको बढ़ा रहे हो, प्रोवाइडेड द एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो करंट विल बी द ग्रेटर। सो रिमेंबर द फोटो करंट इज द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी अलोन। इसी तरह बेटा यहां पे इफ यू वांट टू मॉडिफाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ the ejected electrons, that can be only done by modifying the frequency. तो पॉइंट ये है बेटा, kinetic energy of ejected electrons depends on frequency of an incident light. Next question, Einstein's photoelectric equation. ये भी आपके पास बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आइए, have a look. बोर्ड एग्जाम के लिए इसको हम कैसे शुरू करेंगे बेटा? The answer is, आप शुरू करेंगे, it is simply the consequence, it is simply the result of what? Law of conservation of energy. It's a consequence of law of conservation of energy. What is that? The total energy of the system remains conserved or constant, however energy conversion transformation from one form to another is always permissible. अब यहां पे आओ बेटा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन किस किस में मेरा यूटिलाइज हो जाती है? नंबर 1 phi वर्क फंक्शन, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 3 हीट लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन्स, हीट लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन्स। अब अगर आइडियल केस लेंगे बेटा, आइडियल केस इंप्लाइज बेटा इफ यू विल टेक इफ heat losses are equal to what? 0. अगर heat losses बेटा 0 है तो kinetic energy जो है that will be equal to, we can say, the K max. That will be the maximum at that time. The kinetic energy of electrons will be maximum because phi given metal के लिए fixed है. It's the characteristic of the metal. अब यहां पे आइए बेटा, have a look. Energy of incident radiation that can be written as h nu is equal to phi is the work function plus now the kinetic energy is the maximum one. अब यहां पे आइए बेटा, I can write it as the K max is equal to, this is h nu plus phi को यहां पे लाओ, what is that? minus phi. So ये एक इक्वेशन हमारी बनी बेटा, K max is equal to h nu minus phi. So if you want to raise the question what is Einstein's photoelectric equation, this is the fundamental form. Okay, K max is equal to h nu minus phi. So अपने पास रिलेशन आ गई बेटा, K max is equal to h nu minus phi. थोड़ा मैं आपके लिए इसको और सिंपल बनाना चाहूंगा बेटा, K max is equal to h nu plus minus phi. Now graphical treatment that will make the difference. It is typically of the form y is equal to mx plus c, where m अपना स्लोप जो है वो h के बराबर एंड c is your minus phi. इंटरसेप्ट मेरा नेगेटिव है, सो अगर आप ग्राफ भी यहां पे प्लॉट करना चाहोगे, यू आर हैविंग द स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट होगा बेटा. सो दिस इज योर
इंटरसेप्ट हियर जो कि phi के बराबर है इन मैग्नीट्यूड, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये अपनी है बेटा फ्रीक्वेंसी एक्सीज और ये है बेटा के मैक्स एक्सीज, दैट्स इट। तो यहां पे एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए कुछ ऐसे भी बनता है, इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द के मैक्स एंड द फ्रीक्वेंसी, देन इट इज slope is constant, same for all metals, because the slope is simply equal to what? h. फर्दर इसको घुमाना चाहेंगे बेटा, k max is equal to E times V naught, where V naught is the stopping potential. तो इक्वेशन बनेगी बेटा E times V naught is equal to, it was h nu minus phi. You can have a check. It was k max is equal to h nu minus phi. अब k max के बदले E times V naught. Further, stopping potential can be written as h nu upon E minus phi divided by the E. Further, can you help me please? V naught stopping potential is equal to h, यहां पे आइए बेटा, upon E followed by nu plus minus phi by E. Again, it is of the form y is equal to mx plus c. अब यहां पे स्लोप किसके बराबर है? अगेन इट इज कांस्टेंट, सेम फॉर ऑल मेटल्स, m इज इक्वल टू h बाई, h इज कांस्टेंट, e इज कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट अपना है इस बार माइनस फाइव बाई। तो ग्राफ फिर से बेटा स्ट्रेट लाइन ही होगा विद द नेगेटिव इंटरसेप्ट। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी एक्सीज, दिस इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सीज। तो ग्राफ कुछ यूं होने वाला है बेटा, और इस बार जो इंटरसेप्ट है दैट इज इक्वल टू फाई अपॉन ई। दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट व्हेन इट कम्स अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी आर इन द डिवल नेचर पार्ट। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉय वेवलेंथ, एंड साथ में हम देखेंगे व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम हियर। डी ब्रॉय वेवलेंथ, दैट इज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स, उसको हमें डिराइव करना है बेटा। मैं रिजल्ट बताना चाहूंगा, द लैम्डा इज एक्सप्रेस्ड एज द h अपॉन p और lambda is equal to h upon mv, यही हमें बेटा डिराइव करनी है। So it can be also asked as the short or very short answer question. I will start my business with, कैसे? According to Planck या Max Planck, famous equation है E is equal to h nu, nu is the frequency. Further, frequency किसके बराबर होती है बेटा? If we talk about the photon, we express it as c upon lambda, that's it. तो इक्वेशन बनेगी बेटा E is equal to h, न्यू के बदले c by lambda। ये एक इक्वेशन ध्यान में रखिएगा बेटा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फर्दर, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, E is equal to what? mc square. I call this as the equation second. कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड को, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम, वी कैन राइट इट एज c upon lambda is equal to mc square। एक सी और स्क्वायर को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो यहां पे बचा h बाय लैम्डा और यहां पे mc को यहां पे लाओ, लैम्डा को वहां पे ले जाओ बेटा, तो यह आएगा h डिवाइडेड बाय mc इज इक्वल टू लैम्डा। दिस गिव्स यू द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। mc को लिखा जा सकता है, मैं पहले इसको फिर से लिखना चाहूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mc। mc can be written as the p, which is actually the linear momentum of the photon. Momentum of photon. अब आइए इधर, I'll write down the lambda is equal to h divided by the p. अब इसको जनरलाइज करें फॉर ए पार्टिकल, एक पार्टिकल बेटा विद द मास इज इक्वल टू m, which is going with the velocity that is equal to v. तो रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? द डी ब्रॉय वेवलेंथ कैन बी रिटन एज h डिवाइडेड बाय इट इज m इनटू v, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यही हमें बेटा डिराइव करनी थी। व्हाट अबाउट द अदर रिजल्ट्स जिनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूं, तो अपने पास रिजल्ट आया लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m इनटू v। फर्दर, mass into velocity can be written as the momentum of that particle. So lambda is equal to h upon p. So this is the relation in terms of linear momentum. इसमें एक फेमस क्वेश्चन आपको मिल सकता है बेटा एक्सप्लोजन का, कि हमारे पास बेटा कोई पार्टिकल है इनिशियली एट रेस्ट। इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट विच इंप्लाइज द पी इनिशियल इज 0, अब वो एक्सप्लोड हुआ, अब वो डिसोसिएट हुआ विदाउट इन्वॉल्विंग द एक्सटर्नल फोर्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स।
When there is no involvement of external force, तो P final will be equal to P initial, which implies the P final is equal to 0. For that, मान लीजिए बेटा ये कोई अपने पास कोई पार्टिकल था, ये एक्सप्लोड हुआ इनटू टू फ्रेगमेंट्स. एक फ्रेगमेंट यहां पे अगर भागा विद द मोमेंटम P1, डेफिनेटली बेस्ड ऑन द मोमेंटम कंजर्वेशन अगले को यहां पे भागना है. एंड वन मोर इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दैट? mod of P1 will be equal to mod of P2. That's it. Because अगर हम चाहते हैं कि फाइनल मोमेंटम जीरो हो, the magnitude of the linear momentum of the two components वो equal होना ही चाहिए. That's a necessary condition for the two vectors to produce zero resultant. So mod of P1 should be equal to mod of P2. तो अगर P दोनों का सेम है बेटा, H तो है ही कांस्टेंट, so in that case lambda 1 will be equal to lambda 2. बेटा एक्सप्लोजन किसी भी टाइप का हो, मान लीजिए एक पार्टिकल था जिसका मास था बेटा m, वो एक्सप्लोड हुआ इन द फ्रेगमेंट्स m/2, वो एक्सप्लोड हुआ इन द फ्रेगमेंट्स m/3 एंड 2m/3, वो एक्सप्लोड हुआ इनटू द फ्रेगमेंट्स m/4 एंड 3 times m/4. माय डियर, independent of the masses, linear momentums equal होने वाला है in magnitude if the p is equal, h is just a constant, तो उनकी wavelength बराबर होगी या wavelengths का ratio unity के बराबर होगा. Further, linear momentum can be written as root of 2m E kinetic. तो de Broglie wavelength can be also expressed as h divided by, it was p की जगह अब आएगा बेटा root of 2m E kinetic. तो यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो दो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जीज का कंपैरिजन दिया जाएगा. यू हैव टू गो फॉर द कंपैरिजन ऑफ लैम्डा. इसी तरह इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, E kinetic कैन बी रिटन एज माय डियर Q टाइम्स V. लैम्डा कैन बी रिटन एज H डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m E kinetic. E kinetic की जगह बेटा विल गो विथ Q इनटू V. अच्छा, और एक चीज मुझे जहन में आई, शायद उसकी आपको कभी जरूरत पड़े. द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी I see, even if H is having the value of 6.6 into 10 raised power minus 34 and C is 3 into 10 raised power 8, और यहां पे जब हमें वेवलेंथ्स दी जाती है वो या तो नैनोमीटर्स में या तो एंगस्ट्रॉम्स में, तो हमें HC के लिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होना चाहिए. रिमेंबर, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है. HC is 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम्स. ये एक, it is also given by 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर्स. ये याद रखिएगा बेटा. मान लीजिए कभी आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी के लिए फॉर्मूला है बेटा H न्यू या Hc बाय लैम्डा, और वेवलेंथ अगर दी जाती है बेटा एंगस्ट्रॉम्स में तो Hc के बदले ये बेटा, और अगर लैम्डा दिया जाता है नैनोमीटर्स में तो Hc के बदले ये वाला रिजल्ट आप यूज करेंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम जो है वो सेव हो जाएगा बेटा. नेक्स्ट प्लीज. डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव्स या जिनको हम डी ब्रॉगली वेव्स भी बोलते हैं एंड EM वेव्स, यू कैन टेक केयर ऑफ दीज डिफरेंसेस. मैटर वेव इज एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल एंड व्हाइल एज EM वेव का मेन सोर्स होता है बेटा ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्जड पार्टिकल, और बाकी चीजों का भी आप ख्याल रख सकते हैं. यह भी आपको पूछा जा सकता है एज ए शॉर्ट और वेरी शॉर्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एटम्स पार्ट से. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth बोहर्स ऑर्बिट, और उसके बाद हम वेलोसिटी या स्पीड को भी देखेंगे एंड फॉलोड बाय टोटल एनर्जी. आइए बेटा इधर. इन डेरिवेशंस के लिए आपको दो चीजें जहन में होना चाहिए. रादर आई कैन से दो पॉइंट्स, दैट इज सिंपली द टू पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर्स थ्योरी. व्हाट इज दैट? अगर यह हमारे पास बेटा कोई न्यूक्लियस है, द हाइड्रोजन और द हाइड्रोजन लाइक with the charge as the Ze, where E is 1.6 into 10 raised power minus 19, and this is an electron for V people at a separation of R. Then, as per Bohr's theory, it describes the circular path, and the Coulomb's force, that is K Z E, that is the Q1, charge of the nucleus into charge of the electron, that is E again, तो यह आएगा E square, divided by R is the radius, at the same time the distance. Suppose we are in the nth orbit, it is Rn. यही प्रोवाइड करता है हमें required centripetal force, that is m Vn square divided by Rn. This is the first postulate. या यहां से आप जो एक्सट्रैक्ट लेंगे वो क्या होगा बेटा? Rn and Rn will go. By the way, यहां पे स्क्वायर था, I am sorry. So K Q1 Q2 by R square, और यहां पे आपका Rn, तो Rn और स्क्वायर भागेगा बेटा. तो पहले पोस्टुलेट से हमें जो स्टफ मिलेगा, व्हाट इज दैट? KZE स्क्वायर
divided by the Rn, and on this side बेटा m times Vn square, ये ज़हन में रखिएगा आप, ठीक है। और दूसरा postulate which is about angular momentum conservation, according to which angular momentum of the electron in the nth orbit is expressed as nh upon 2 pi. Further, angular momentum of a particle in circular motion is written as mvr, we are in the nth orbit, mvn into rn is equal to nh upon 2 pi. ये बेटा दो इक्वेशंस आपके जहन में होनी चाहिए, यू कैन टेक केयर ऑफ एनी डेरिवेशन। चलिए लेट अस स्टार्ट आवर बिजनेस विद द रेडियस। रेडियस आइए बेटा इधर मैं लिखूंगा बेटा, चूंकि बोर्ड एग्जाम है तो पूरा डिटेल में चलना पड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास रिजल्ट है बेटा के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन इज इक्वल टू एम इंटू वी एन स्क्वायर। यू कैन हैव ए चेक, इट इज के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन इंटू एम टाइम्स वी एन स्क्वायर, ठीक है। हमें चाहिए क्या बेटा, रेडियस। अगर हम यहां पे आर एन की एक्सप्रेशन देखेंगे तो हम यहां पे आर एन की एक्सप्रेशन निकालेंगे बेटा, तो एम वी एन स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, आर एन को यहां पे लाओ, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, एम वी एन स्क्वायर यहां पे चला जाएगा बेटा, एम वी एन स्क्वायर यहां पे चला जाएगा, एंड आर एन वहां पे लेंगे हम बेटा। सो दिस इज माय डियर आर एन, लेट मी कॉल दिस एज द इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आर एन की एक्सप्रेशन आई, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड, हमें वी एन नहीं चाहिए। सो वी एन का सबस्टिट्यूशन के लिए वी विल मेक यूज ऑफ द सेकेंड पोस्टुलेट। आई राइट डाउन फ्रॉम second postulate, from second postulate आओ बेटा इधर, equation is m v n r n, that is m v r is equal to n h by 2 pi। टारगेट बेटा रेडियस है तो वी एन का सबस्टिट्यूशन लेना है। जरा वी एन किसके बराबर आएगा, वी एन विल बी इक्वल टू, कैन यू हेल्प मी प्लीज, एन एच बाय 2 पाई, और क्या है यहां पे m यहां पे आएगा और r n यहां पे आएगा। वी कैन कॉल दिस एज द इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे बेटा, सेकंड को यूज करेंगे फर्स्ट में। आइए बेटा इधर, सो आई राइट डाउन यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड को यूज करेंगे फर्स्ट में। फर्स्ट आपका है, आई राइट डाउन आर एन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, उसके बाद बेटा वी एन का स्क्वायर है। वी एन अगर एन एच बाय 2 पाई एम आर एन है तो इसका स्क्वायर लेते हैं, एक स्टेप मैं कम करना चाहूंगा यहां पे, तो n का स्क्वायर बनेगा n स्क्वायर, h का बनेगा h स्क्वायर, इन द डिनोमिनेटर 2 का बनेगा 4, पाई का बनेगा पाई स्क्वायर, m का बनेगा m स्क्वायर, और आर एन का भी यहां पे क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर बनेगा। अब आइए इधर, वी आर क्लोज माय पीपल, एक m और स्क्वायर भागेगा, जरा यहां पे आइए, I'll write down on the left side Rn is equal to, यहां पे आइए, this is kze square, in the denominator n square h square, it is n square h square, और यहां पे क्या बचा, 4 pi square m Rn square, तो ये अपियर हो जाएंगे न्यूमरेटर में, it is 4 pi square m और Rn square। I hope this is visible। अब यहां पे आइए, एक आर एन और स्क्वायर भागेगा, ठीक है, यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, हमें रेडियस चाहिए, तो यहां पे एम स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको यहां पे लाओ तो ये बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन के मल्टीपल में जो भी स्टफ है वो डिनोमिनेटर में भागेगा, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, इट इज के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और एक m बेटा, और यहां पे आपको क्या बचा बेटा, आर एन। दिस द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस, जिसमें याद रखने की चीज क्या है बेटा, आर एन की क्या डिपेंडेंस है एन पे। द आंसर इज बेटा आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। बट फॉर हाइड्रोजन एटम जेड आपका 1 है, तो आप रिजल्ट ले सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर द हाइड्रोजन एटम जिसके लिए जेड आपका 1 है। सो माय डियर, फॉर न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस ये आप जहन में रखिएगा, रेडियस की क्या डिपेंडेंस है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, एंड आंसर इज आर एन is proportional to what, n square। this was about the radius। अब बेटा दूसरी हमारी वेलोसिटी है, वल्लाही हमें इन्हीं दो पोस्टुलेट से हेल्प लेनी है बेटा।
वेलोसिटी के लिए सपोज यहां पे एक्सप्रेशन निकालो तो आर का सबस्टिट्यूशन होगा, या यहां पे एक्सप्रेशन निकालो तो आर का सबस्टिट्यूशन होगा। अब आइए बेटा इधर, लेट्स कैलकुलेट वेलोसिटी, या ज्यादा टर्म जो यूज होती है बेटा, दैट्स माय डियर स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। आइए बेटा इधर, सेम अप्रोच फ्रॉम फर्स्ट postulate. What is the first postulate? Kz e square divided by Rn is equal to m times Vn square. इस बार बेटा हमारा टारगेट है स्पीड, Vn को निकालेंगे। इसी तरह अगर मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट, अभी हम देखेंगे कि बेटर कौन रहेगा या आसान कौन रहेगा, या अगर एक ही बात होगी तो वो भी देखा जाएगा। फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट, what's the equation? m vn rn, that's mvr, angular momentum, किसके बराबर? nh by what? 2 pi. vn हमें चाहिए तो बेटर होगा हम rn का सबस्टिट्यूशन करेंगे। तो आइए बेटा इधर, shall we switch to this equation or this? चले यहां पे इसी को रीअरेंज करते हैं। rn को वहां पे लाओ, यहां में m को सॉरी नीचे लाओ आप, यह के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन, और वी एन स्क्वायर के मल्टीपल में m है तो वो यहां पे अपीयर होगा, ठीक है। और इधर क्या बचा अपना, इधर बचा बेट वी एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आओ, इफ आई मार्क दिस एज, हमें वेलोसिटी चाहिए, या इज इट बेटर टू गो विद आर एन? आई थिंक आर एन विल बी द बेटर। यहां पे आइए, आर एन को वहां पे लाओ तो ये क्या बनेगा बेटा, m टाइम्स वी एन स्क्वायर, और आर एन यहां पे होगा। चेक इट प्लीज, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन स्क्वायर एम वी एन स्क्वायर, तो मैंने एम वी एन स्क्वायर को यहां पे लाया तो आर एन यहीं पे रखा बेटा। लेट मी कॉल दिस एज द इक्वेशन फर्स्ट, इसी को बेटा यहां पे हम यूज करेंगे। आई कॉल दिस एज द इक्वेशन सेकेंड, यूजिंग फर्स्ट इन व्हाट, सेकेंड। आर एन का सबस्टिट्यूशन हम करेंगे बेटा, तो यह आएगा m इंटू वी एन। आगे बढ़ो बेटा, आगे है आर एन के बदले के जेड ई स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, m टाइम्स वी एन स्क्वायर, ठीक है। ऑन द राइट साइड प्लीज, इट इज NH डिवाइड बाय व्हाट, इट इज 2 पाई। तो क्या किया हमने बेटा, फर्स्ट को यूज किया सेकेंड में, m vn, इट इज vn, देन rn की जगह के जेड ई स्क्वायर बाय m vn स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाय m vn स्क्वायर। On the right side NH by 2 pi, it is NH by 2 pi. अब यहां पे आइए बेटा, can we simplify some stuff? एक Vn, I would like to use a different color. एक Vn और स्क्वायर भागेगा, anything else? Yes, m and m will go. हमें चाहिए क्या, स्पीड चाहिए, Vn चाहिए। फिलहाल यहां पे आइए, इधर क्या बचा, इधर बचा हमारे पास बेटा के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां पे क्या बचा, एक Vn बचा। ऑन दिस साइड बेटा इट इज NH डिवाइड बाई 2 पाई। आई थिंक द गेम इज ओवर। 2 पाई को यहां पे लाओ तो यह आएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू Vn को वहां पे लाओ तो ये Vn आएगा, NH डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो यहां पे NH आएगा। सो दिस द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। और यहां पे भी ध्यान में रखिएगा Vn की डिपेंडेंस n पे क्या है, द आंसर इज Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n। इनफैक्ट अगर आप वेलोसिटी और सिर्फ रेडियस की डिपेंडेंस ध्यान में रखते हो, यू कैन स्विच टू एनी अदर क्वांटिटी लाइक टाइम पीरियड, लाइक फ्रीक्वेंसी, लाइक काइनेटिक एनर्जी। यस, 1/2 mv स्क्वायर, वेलोसिटी की जो डिपेंडेंस उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब लास्ट हमारा है बेटा एनर्जी और टोटल एनर्जी। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, I'll write down the energy can be written as the sum of kinetic energy plus potential energy, or I can write down the energy as 1/2 m v square, velocity in the nth orbit, that is Vn square, plus a nucleus and an electron can be treated just like the two particle system. याद की जाए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 by r. So that is K, Q1, charge of the nucleus, that is Ze, into charge of the electron, that is minus C, divided by, suppose the electron is in the nth orbit, divided by Rn.
अब करना क्या होगा बेटा, वीएन की एक्सप्रेशन आपको जहन में अब होनी चाहिए एंड रिजल्ट, और आर एन की एक्सप्रेशन वो भी जहन में होनी चाहिए। वही आप बेटा यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशंस को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, एंड प्लस बेटा हमने यहां पे देखा जो नॉर्मली एंड रिजल्ट दिया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो के की जगह बेटा हम ऐड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ। करना क्या है बेटा, Vn वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हम अभी निकाल चुके हैं, ये जिगर मेरा Vn की जगह आएगा 2 पाई kz e स्क्वायर बाय nh, ठीक है। और इसी तरह यहां पे Rn आया तो Rn की एक्सप्रेशन भी हम निकाल चुके हैं, ये है बेटा Rn की एक्सप्रेशन जो आप यहां पे पुट करेंगे। देन यू विल सिंप्लीफाई इट अ लिटिल बिट, और k के बदले 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप यू कैन टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और रेडबर्ग्स फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है। रेडबर्ग्स फॉर्मूला को याद किया जाए, when the electron de-excites, when the electron jumps from higher energy state to lower energy state, वो energy radiate करता है। If you want to take care of the wavelength of the radiation emitted, that is given by 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square into beta z square। Further equation को reduce किया जा सकता है for the hydrogen atom, फॉर हाइड्रोजन एटम बेटा Z आपका 1 के बराबर है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन कभी डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम सपोज थर्ड टू सेकंड स्टेट। सो N2, बाय द वे मैं बताना चाहूंगा बेटा N1 यहां पे क्या है, इट्स अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द लोअर एनर्जी स्टेट, lower energy state, and N2 is the principal quantum number of higher energy state। प्लस यहां पे कुछ रिजल्ट्स आपके जहन में होनी चाहिए कुछ सीरीज के रिगार्डिंग, लाइक व्हेन इट कम्स द केस ऑफ द लाइमन सीरीज। जरूरी नहीं है आपको डायरेक्टली वहां से N1 और N2 का वैल्यू बताया जाए। तो लाइमन सीरीज की अगर बात करेंगे बेटा, लाइमन सीरीज इंप्लाइज N1 का वैल्यू 1 है और N2 के बाकी पॉसिबल वैल्यू से बेटा 2, 3, 4 एंड ऑल दैट, ठीक है। इसी तरह बाल्मर सीरीज की बात करेंगे बेटा, बाल्मर सीरीज में आपका N1 का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है, देन N2 के पॉसिबल वैल्यूज है 3, 4, 5 एंड सो ऑन। So there is a good possibility कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, इट्स अ केस ऑफ लाइमन सीरीज एंड द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सम फिफ्थ स्टेट, what will be the wavelength of the radiation emitted। या मुझे नहीं लगता है कि वहां तक जा सकता है बोर्ड एग्जामिनर, what we call as first line, second line, last line। first line implies when it's the case of the successive transition, जैसे लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन आएगा बेटा when the transition takes place from 2 to 1, last line means infinity to 1। तो बट मुझे नहीं लगता है बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट तब भी अगर आप जहन में रखेंगे दैट विल बी ऑलवेज द फ्रूटफुल। आगे बढ़िए बेटा। नाउ जब से बेटा रेडियो एक्टिविटी पार्ट डिफरेंट टर्म्स लाइक हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके डिलीट किया गया है, तो कुछ सिलेक्टिव पार्ट बचा है न्यूक्लियस में, तो या जो न्यूक्लियस हमारा चैप्टर है उसमें, तो वहां से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है तो जिनके चांसेस ठीक ठाक है, जिनमें एक है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। व्हेन इट कम्स द न्यूक्लियर फोर्स बेटा, इट इज अ फोर्स which holds the nucleons together in the nucleus। It is this force बेटा because of which the nucleus is stable। जब आपने न्यूक्लियर फोर्सेस को पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि 3 फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव बट वीकेस्ट, Coulomb's force repulsive, stronger than the gravitational, but there is much stronger force called a nuclear force बेटा, जो कि ओवरकम करता है बेटा repulsive forces को। So my dear, अब हमें यहां पे प्रॉपर्टीज देखनी है। पहली बात बेटा, when it comes the properties, ये होता है चार्ज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ऐसे ही मेंशन करना है बेटा। चार्ज इंडिपेंडेंट, based on which the force between the neutron and neutron is same as the force between the proton and proton is same as the force between the proton and neutron। next बेटा, next की जब हम बात करते हैं बेटा, it is the exchange force। जब हम इस न्यूक्लियर फोर्स के नेचर पे जाते हैं, जो कि आपको यहां पे नहीं देखना है बेटा, there is a theory called Yukawa's meson field theory, उस पे नहीं जाना है बेटा, बट बेस्ड ऑन दैट हमें कंक्लूजन मिलता है, इट इज एन एक्सचेंज फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट इज दैट, इट इज स्पिन डिपेंडेंट।
It is spin dependent. What does that mean? The force between the two nucleons of same spin is not equal to the force between the two nucleons of opposite spin. ये भी ध्यान में रखिएगा बेटा. अगली चीज, नेक्स्ट, स्पिन डिपेंडेंसी के बाद इट्स ए सैचुरेटेड फोर्स. इट्स ए सैचुरेटेड फोर्स. सैचुरेटेड फोर्स का मतलब यह है बेटा, a nucleon interacts only with the neighboring nucleon. It has nothing to do with the other nucleons in the nucleus. इसी तरह बेटा, it is very sensitive towards separation or distance. अगर आप हल्का सा भी सेपरेशन या डिस्टेंस चेंज करेंगे बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स तो इस फोर्स पे ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी विच आई वुड लाइक कि आपने पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्स फोर्स, दे आर सेंट्रल फोर्सेस, बट माय डियर दिस इज नॉन सेंट्रल फोर्स. दिस इज नॉन सेंट्रल फोर्स. ये 5-6 प्रॉपर्टीज काफी है बेटा व्हेन इट कम्स द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. नेक्स्ट माय डियर, साइज ऑफ न्यूक्लियस. यहां से एक रिजल्ट हमें मिलता है बेटा जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है. देखो बेटा, व्हेन यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, जितना मास नंबर बढ़ेगा, जितना न्यूक्लियॉन्स का नंबर बढ़ेगा इनसाइड द न्यूक्लियस, उतना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. सो आई कैन स्टार्ट माय बिजनेस विथ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर. दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Treating the nucleus as a sphere, so V is proportional to, we can say 4/3, sorry, V is proportional to mass number A, volume is 4/3, pi r cube is proportional to, we can say the A. 4/3 and pi, they are constants, we can write down r is proportional to A. Cube यहाँ पे appear होगा इस cube root बोले तो raised power 1/3. या R, replace the proportionality by equality, a constant R naught called empirical constant, it is A raised power 1/3. ये रिलेशन बेटा आपको जहन में रखनी है. इस रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको दो न्यूक्लियाई का मास नंबर दिया गया है, आपको उनके रेडियस को रिलेट करना होगा. लेट मी टेक एन एग्जांपल. अगर मैं लूंगा बेटा फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ, लेट मी गो विद द हीलियम न्यूक्लियस टू सल्फर न्यूक्लियस. हमें चाहिए बेटा रेशियो ऑफ द रेडियस of helium nucleus to the sulfur nucleus. R naught is the constant, it has nothing to do with the ratio. R for helium divided by R for sulfur will be equal to, mass number के साथ रिलेशन डायरेक्ट है तो यहां पे आएगा A for helium, mass number of helium divided by A for sulfur, but raised to power क्या है जिगर मेरा 1/3. A for helium, helium का mass number 4 और सल्फर का I guess it is 32, raised power 1/3. 4 1 R 4 8 R, तो 1/8 आया with the raised power 1/3. 1/3 means cube root. Cube root of 1 is 1, cube root of 8 is 2. So 1:2 is the answer. तो ये रिलेशन आप जहन में रखिएगा बेटा, और इसी रिलेशन को यूज किया जा सकता है अगर आपको डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो डेंसिटी में टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम. लेट मी हैव अ लिटिल लुक. डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस विल बी रिटन एज द टोटल मास. इफ यू टेक द मास ऑफ द न्यूक्लियन एज द स्मॉल m and the total number of nucleons is A divided by, it is, we can say the volume, और वॉल्यूम में एंटर हो जाएगा आपका रेडियस का पैरामीटर विच इज R is equal to R naught into A raised power 1/3, and you will end with some special result that the density is not the function of what? Mass number. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप मुझे बोलेंगे न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा चांसेस, तो मैं इसी की बात करूंगा बेटा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व. पहली बात, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी की जब हम बात करते हैं बेटा, हम बोलते हैं कि अगर हम एक न्यूक्लियस को आइसोलेट करना चाहते हैं, या मैं ऐसे बोलूंगा अगर हम न्यूक्लियॉन्स को आइसोलेट करना चाहते हैं, एक न्यूक्लियस हमने लिया, हमें न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना है बेटा, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी बिकॉज दे आर हेल्ड टाइटली बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. वो जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हम एक न्यूक्लियस को बेटा ब्रेक करें या न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करें बेटा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. या when we take the nucleons together to form the nucleus, the energy released is called binding energy.
फिर हमारे पास बेटा टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, विच मीन्स द एवरेज एनर्जी जो हमें चाहिए एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए। अब यहां पे हमारे पास बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व है, दिस इज द ग्राफ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये स्टेबिलिटी क्राइटेरियन है। अगर हमारे पास बेटा दो न्यूक्लियाई होंगे और हमें डिसाइड करना होगा स्टेबल कौन सा है, व्हाट वी विल चेक, वी विल चेक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला पॉइंट यहां पे बेटा मोर द बाइंडिंग एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड वाइस वर्सा। और जब आप बेटा बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तो एक कर्व बनाना, वो मतलब उसके बगैर तो क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, और कुछ पॉइंट्स का एडिशन करना। एक पॉइंट तो मैंने यहां पे बोला बेटा कि बाइंडिंग एनर्जी इज अ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। दूसरा बेटा आप ग्राफ में देखिएगा, अब अगर यहां पे थोड़ा सा आपको इनविजिबल है तो आप किसी और सोर्स से इस ग्राफ को देख सकते हैं। यहां पे अपना आयरन है बेटा, आयरन न्यूक्लियस, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, देयरफॉर दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। आई गेस इट इज 8.8 MeV। The binding energy per nucleon for iron, it is around 8.8 million electron volt. We can say the most stable nucleus. अब यहां पे क्या होता है बेटा, जो लाइटर न्यूक्लियाई है ये चाहेंगे कि अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाए। They go through the process called nuclear fusion. The process during which the lighter nuclei fuse together to form the heavier nucleus such that उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो उन न्यूक्लिया से ज्यादा होगी जो फ्यूज हो गए टुगेदर। सो माय डियर, दीज लाइटर न्यूक्लियाई दे गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी तरह जो हेवियर न्यूक्लिया है, हेवियर न्यूक्लिया मीन जिनका मास नंबर ज्यादा, दे गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन ड्यूरिंग विच वो स्प्लिट होते हैं, वो ब्रेक होते हैं इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस जो स्प्लिट हुआ, जो ब्रेक हुआ, एंड द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्मड, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, मींस वो ज्यादा स्टेबल। तो चार पॉइंट्स बन गए। नंबर 1, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। नंबर 2, among all the nuclei the most stable nucleus is the iron nucleus with the binding energy approx 8.8 million electron volt. Then the lighter nuclei go through the process of nuclear fusion such that the nucleus formed is having the greater binding energy than the nuclei which fuse together to form the nucleus, and the heavier nuclei they go through the process of nuclear fission during which they split, they break into the lighter nuclei with the greater binding energy per nucleon. Okay, so this was from your atoms and nuclei and dual nature of matter and radiation, plus इसके साथ साथ आपको हल्की नजर होनी चाहिए, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूंगा थोड़ी सी नजर आपको होनी चाहिए बेटा मास डिफेक्ट पे, थोड़ी सी नजर आपको होनी चाहिए डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। व्हाट एल्स, एटम्स में आपकी नजर, कभी कभार शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसी तरह बेटा एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। व्हाट एल्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मुझे नहीं लगता है कि हमने किसी ऐसी चीज को छोड़ा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बट तब भी अगर आप थोड़ा नजर रखेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की, जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिपेंडेंस इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंस इंटेंसिटी पे, करंट की डिपेंडेंस फ्रीक्वेंसी पे, चाहे बाद में क्वांटिटीज डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ग्राफ्स का पता होना चाहिए। सो दैट वाज फ्रॉम दिस पोर्शन। आई गेस इस पोर्शन के तकरीबन 12 मार्क्स है, लॉन्ग आंसर आने के चांसेस बहुत कम है, अगर पूछा गया तो 2 पार्ट्स से आपको मिलेगा, मैक्सिमम चांसेस यहां से बेटा शॉर्ट आंसर के। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।